नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ टॉपिक वो वमन है। मेडिकेटेड कुछ उसमें काढ़ा रहता है, दवा रहती है और फिर उससे फिर वोमिटिंग होती है। तो ये जो है ये दवाई के बाद में, दवाई लेने के बाद में इंड्यूस वोमिटिंग ऐसा है। ऐसा नहीं किसी को वोमिटिंग हो रही इसका मतलब वमन हो रहा है, ऐसा विषय नहीं है वो। वोमिटिंग होना ये अलग बात है और वमन जो है ये थेरेपी में आता है, ये अलग बात है। तो इसको मिक्स नहीं करना है। और वमन जो है ये पंचकर्म की बात है। जो 5 कर्म अगर कहेंगे तो वमन, विरेचन, नस्यर, बस्ती, रक्तमोक्षण, ये 5 कर्म है। थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है इसका। कोई लोग इसको सबसे अगर सीक्वेंस ही अगर बोलना है तो बस्ती पहले लेते, बस्ती, वमन, विरेचन, नस्य और रक्तमोक्षण, इस तरह से। तो वमन एक थेरेपी है। मैंने पहले भी ये जो टॉपिक है, पंचकर्म का टॉपिक है, इसके ऊपर कई वीडियो बनाए हैं जिसमें बस्ती भी है, नस्य भी है, रक्तमोक्षण है, जलों का अवचरण है, इस तरह के वीडियो बनाए हैं। पंचकर्म किसे कहते हैं या पंचकर्म में क्या आता है, पूर्वकर्म क्या है, तो ये पहले ही वीडियो बनाया। आप इसको और देख सकते हैं, इस वीडियो के सपोर्ट में उसको देख सकते हैं कि क्या पंचकर्म रहता है। तो आज मैं सिर्फ आपको वमन के बारे में बताऊंगा, वमन विषय के बारे में, वमन क्या चीज़ है। तो इसमें पहले तो मालिश और सेक करवाते हैं। अगर जिसको अगर वमन करवाना है तो उसको डायरेक्टली वमन नहीं करवाते हैं, मालिश और सेक करवाते हैं और बस्ती, ये जो 3 चीज़ें ये करवाते हैं। कोई लोग इसको 2 से 3 दिन तक या 5 से 7 दिन तक भी करवाते हैं। मालिश, नंबर 1 मालिश, नंबर 2 सेक, नंबर 3 बस्ती। मालिश, सेक और बस्ती ये चलेगा आपका। बस्ती में निर्वह और अनुवासन, ये दोनों बस्ती चलेगी। एक तो काढ़ा और तेल मिला के, और एक रहती है सिर्फ तेल की। ये इस तरह से बस्ती का चलता है। तो ये 7 डेज़ तक चलेगा या फिर 5 डेज़ तक या 3 डेज़ तक चलेगा, जिसके कारण से कोष्ठ की शुद्धि होती है और जो दोष जो है, दोष का विलयन इसमें अच्छा होता है मालिश, सेक और बस्ती करने से। और शरीर में बल भी प्राप्त होता है, आम जो है वो निकल जाता है। इससे कोष्ठ की शुद्धि होने के कारण में वात का निराकरण हो जाता है। इसलिए मालिश, सेक और बस्ती पहले, और उसके बाद में फिर घृतपान करवाते हैं। घृतपान मीन्स घी का पीना। तो घी जो रहता है वो नॉर्मल घी नहीं रहता है, उसमें जो दवाई वाला घी रहता है, जैसे पंचतिक्त घृत या फिर महातिक्त घृत, इस तरह से घी का पान करवाते हैं। तो वमन का जो भी इंडिकेशन है उसके हिसाब से घी को रखते हैं। मीन्स किस डिसीज़ में आपको वमन करवाना है उसके हिसाब से घी का इसमें चूज़ करते हैं, जो फिजिशियन है वो चूज़ करते हैं उसको। और फिर 5 दिन तक घी पीने के बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे पहले 20 ml, फिर 30 ml, फिर 40 ml, फिर 50 ml और फिर 60 ml, इस तरह से ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको घी को पिलाते हैं। घी का पीना मॉर्निंग में ही करते हैं, सिर्फ 7 बजे 8 बजे इस तरह से घी को पिलाते हैं। और फिर उसके बाद उसके ऊपर अगर घी पी लिए तो गुनगुना पानी पिलाते हैं कंटिन्यू में 5 to 6 आवर के लिए, जब तक घी पच नहीं जाता। जैसे बेल्चिंग नहीं आ रही है, कड़वाहटपना या ऐसा मुंह में नहीं आ रहा है वो घी पिए हुआ, वहाँ तक लगभग 6-7 या 5 घंटे 6 घंटे तक उसको गुनगुना पानी पिलाते रहते हैं। या उनको हम एडवाइस करते कि आप घी के बाद में जब भी आपको प्यास लगे तो आप गुनगुना पानी पीना है, इस तरह से हम पेशेंट को बताते हैं। और फिर 5-6 घंटे बाद में आप नॉर्मल जो डाइट है वो लेना है आपको। इसमें भी मैं यही कहूँगा कि तीखा, मसाले वाला, खट्टा, इस तरह का डाइट नहीं लेना है। बहुत सादा सिंपल डाइट आपको लेना है। मूंग की दाल है, चावल है, पुराने चावल है, गेहूँ की रोटी है, ज्वार की रोटी है, जौ की रोटी है, इस तरह से रोटी, हरी सब्जियाँ, इस तरह से आपका डाइट नॉर्मल रहेगा। ये आप डाइट ले सकते हैं। ये 5 दिन तक आपका चलेगा। फिर 6ठे दिन में आपको फिर से मालिश और सेक करवाना है, ये हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में एकदम सवेरे सवेरे, उससे पहले मैं एक बात कहूँगा आपको
कि अगर अगले दिन आपको वमन करवाना है, उसके पहले दिन में आपको इवनिंग को थोड़ा कफवर्धक आहार जिसे कहते हैं कि दूध हो गया, रबड़ी हो गई, जलेबी हो गई, या फिर मूंग की दाल और खिचड़ी, मूंग की दाल खिचड़ी, या फिर उसमें थोड़ा दूध मिला के इस तरह से आपको डाइट लेना है। तो ये कफवर्धक आहार जिसे कहते हैं कि कफ जो है वो आपके आमाशय में उसका आना है, कि आपके पूरे शरीर से कफ को वहाँ से आप बुला रहे हैं कि आप बाहर फेंकना है। तो कफवर्धक आहार विहार आपको इवनिंग में लेना है। अगर आप मॉर्निंग में अगर वमन करवाना है तो उसके पहले दिन रात को इस तरह का आपका डाइट रहेगा, कफवर्धक अभिसंधि आपका डाइट रहेगा, तो वो आप डाइट लेना है। और उसके बाद में फिर मॉर्निंग में जैसे कि 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे ये कफ का काल है, इसी के लिए इसी समय में आपको वमन करवाते हैं। तो ये अभी मैं वमन टॉपिक पर रहा हूँ। ये तो अभी तक मैंने जो बताया आपको ये पूरा हो गया वमन से पहले किया जाने वाला कार्य। अब मैं वमन के ऊपर आ रहा हूँ, मेनली वमन प्रोसीजर की इसमें। तो वमन प्रोसीजर में एक तो रहता है कि आप सिर्फ उस दिन दूध पी सकते हैं, अगर पीना है तो पी। अगर आपको थोड़ा बहुत तो कुछ घबराहट जैसा लग रहा है या फिर आपको थोड़ा उसमें वीकनेस जैसा लग रहा है, इस तरह से अगर कुछ लगता है तो आप घी पी सकते हैं या दूध पी सकते हैं मॉर्निंग में। और फिर आप जिस फिजिशियन की तरफ आपको वमन करवाने उनके पास जाके फिर आपको अलग अलग तरह के उसमें लिक्विड रहते हैं, जैसे कि एस्टी मधु का फांट रहता है। एस्टी मधु को गरम करके उसको थोड़ा उठा के पानी को एस्टी मधु का रहता है। एक सेंधो नमक का एक पॉट में उसको लेते हैं, 1.5 लीटर 2 लीटर की, इसमें एस्टी मधु फांट 2 लीटर के आसपास में, दूध 2 लीटर के आसपास में। कोई फिजिशियन है वो इसमें गन्ने का रस जो है उसको भी लेते हैं, वो भी 2 लीटर के आसपास लेते हैं। और इस जो लिक्विड है ये फिर आपको पीने को देते हैं। तो थोड़ा बहुत पहले दूध अगर पी लिया आपने, आधा गिलास अगर दूध पी लिया, तो हम जो है दूध को भी है वो गाय का दूध प्रीफर करते हैं, भैंस का दूध नहीं प्रीफर करते हैं, गाय का दूध लेते हैं। तो उसको उबाल के आपको थोड़ा सा गुनगुना करके रख देना है। ये सभी चीज़ें गुनगुनी ही रहती है, ये ठंडा बिल्कुल नहीं रहता है। तो उस समय फिर आपको शांत मन से जो भी फिजिशियन आपको कहते हैं उस तरह उसको फॉलो करना है। अगर आपका मन विचलित ना हो, आप थोड़ा मानसिक धैर्य रखना है, शारीरिक बल आपका मेंटेन रखना है, ताकि आप उसको प्रॉपर वे से ले सके, उसको आपका ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। तो इसमें फिर जो अगर एक पाउडर बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं एक आधे छोटे से बर्तन में, तो इसमें कुछ मधुष्टि रहती है, वचा रहता है, टंकन रहता है, मदन फल रहता है, इस तरह से 4-5 द्रव्यों का, और पिप्पली रहती है, 4-5 द्रव्य का पेस्ट बना के शहद के इसमें इसको आपको चटवाने के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं। ये आप इसको आराम से धीरे धीरे इसको खाते रहना है, इस बने हुए पेस्ट को। और उसके बाद में फिर ये जो 3 या 4 प्रकार के जो द्रव्य रहते हैं, इसमें 3 ही मेनली यूज़ करते हैं मैक्सिमम लोग। और वमन के लिए मदन फल भी है, जमुतक है, इश्वाकू है, धमारगव है, कुटज है, कृतवेदन है। तो ये इस तरह के द्रव्य है, अलग अलग बताए गए हैं। तो ये द्रव्य यूज़ में आते हैं वमन के लिए। इसमें वचा भी उसमें वामक द्रव्य है, वो भी यूज़ में लाते हैं। वमनोपक भी है, मधुष्टि इसको भी लेते हैं, इक्षु भी है वमनोपक, इसको भी लेते हैं। तो इस तरह से ये सभी वामक द्रव्य है। तो डिसीज़ के हिसाब से ये जो द्रव्य है इसको यूज़ करवाते हैं। आपका अगर एक जनरल अगर कहेंगे तो कुटज को या फिर मदन फल को, इस तरह से ज़्यादा लोग लेते हैं मदन फल की इसमें। तो मदन फल का भी पाउडर उसमें डालते हैं पेस्ट में। तो ये आपका पेस्ट आपको देने के बाद में, और फिर ये जो दूध है या फिर नमक का, सेंधो नमक का जो जल है, कोष्ण जल है, या फिर अष्टमधु का फांट है, या इसमें फिर कोई इक्षु का रस रहता है, इक्षु मीन्स गन्ने का रस। तो ये फिर आपको अल्टरनेट वे में पिलाते हैं, आधा ग्लास लेते तो 15-20 मिनट के बाद में आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये वोमिटिंग जो है वो जैसे वो आप दवाई को लेते रहेंगे वैसा वो वोमिटिंग बाहर आते रहेगा। तो उसमें मेनली जो है कफ
जो है चेस्ट में जो कफ रहता है उसका निरहन करने के लिए और अम्ल पित्त के इसमें जो पित्त निकालने के लिए अच्छा काम आता है। तो ये कफज विकार में, मेनली कफज विकार में, जैसे 3 प्रकार के विकार आयुर्वेद में बताए गए हैं, वातज, पित्तज और कफज विकार। तो उसमें फिर कफज विकार में इसको चलवाते हैं, मेनली इसको रिकमेंड करते हैं कफज विकार में वमन के लिए इसमें। तो ये लगभग 1 घंटे के आसपास में ये पूरा आपका पीने वाला जो विषय है वो ख़त्म हो जाता है, सभी द्रव्य ख़त्म हो जाते, वोमिटिंग पूरी बाहर आ जाती है। वोमिटिंग में वो जो पूरा जो लिक्विड है, ये जो फिर वोमिटिंग का रहता है, ये आपका 1 घंटे के आसपास में पूरा निकल जाता है। जो कफ रहता है शरीर में, पित्त रहता है वो शरीर में बाहर आ जाता है। इससे फिर जो कफ का निरहरण होने के बाद आपका जो लंग्स है उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है। लंग्स के डिसीज़ में कुछ ब्रोंकियल अस्थमा रहा, जिसको दमा कहते हैं, या फिर आपको खांसी आ रही है या कफ आ रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बलगम आते हैं उसमें, जिसको हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, तो उस तरह की कंडीशन में इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये वमन करवा के, या फिर ये पंचकर्म का ही विषय है, तो पूरा पंचकर्म करवा के आप ट्रीटमेंट काफ़ी आपको कारगर साबित हो जाती है, असरदार साबित हो जाती है। इसीलिए कभी भी अगर आपको अगर किसी फिजिशियन है आपके नज़दीक में, आयुर्वेद फिजिशियन है, उन्होंने रेकमेंड किया है तो आप उसको उनको फॉलो करना है, उनके जो सभी इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना है और आपको वमन के लिए तैयार हो जाना है। वमन फिर जिस दिन ख़त्म हो जाता है उसके बाद में आपको संसर्जन क्रम करना है। उसमें पेया, विलेपी, अकृतयुष, कृतयुष, अकृतमासरस, कृतमासरस, इस तरह से आपका आहार जो है वो चलते रहेगा, क्योंकि अग्निमाद्य हो जाता है। जो आपका डाइजेस्टिव फायर है, डाइजेस्टिव जो आपकी सिस्टम है डाइजेशन करने का, वो आपका थोड़ा कमज़ोर हो जाता है वमन के बाद में, विरेचन के बाद में। तो इसमें फिर संसर्जन क्रम चलवाते हैं। संसर्जन क्रम में चावल का पानी ज़्यादा, जिसको पेया कहते हैं, पेया विलेपी, तो पेया है, विलेपी है, कोई यूश है, तो इस तरह से उसको चलवाते हैं। तो ये कितनी मात्रा में चावल लेना है, कितनी मात्रा में पानी लेना है, 1:14, 1:4, इस तरह से उसका फिर अलग अलग तरह से जो पैटर्न है वो चलता है खाने की। इसमें फिर आपको मुरमुरे जैसा जो है, ये भी आपको पॉपकॉर्न है, मुरमुरा है, इस तरह से आपको बाद में लेना है। तो ये 4 दिन भी चलेगा, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ये चलेगा आपका। तो ये आपके अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको भूख किस तरह से लग रही है, और उसके बाद में फिर आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। वो भी डाइट जो है आप इंक्रीजिंग ऑर्डर उसको रखिए, एक बार में ही आपको पूरा खाने का इसमें नहीं लेना है। धीरे धीरे आपको आहार बढ़ाते रहना है। जो आपका अगर 3 रोटी अगर ले रहे हैं तो पहले फिर 1.5-2 रोटी से स्टार्ट करके फिर आप 3 रोटी तक पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा आपका वमन का हो जाता है। तो किस में इसको मेनली लेना है, कौन से डिसीज़ के पेशेंट इसको ले सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो सबसे पहले कफ के विकार में इसको चलवाते हैं। अम्ल पित्त जैसा विकार है, जिसमें फिर कुछ स्किन के डिसीज़ है, स्किन के डिसीज़ में भी आपको लग सकते हैं इसको। ये जो वमन का जो प्रोसीजर है उसमें फिर हम अभी जो मैं बताऊंगा आपको, तो वो डिसीज़ बताऊंगा कि किस किस डिसीज़ में ये आप वमन करवा सकते हैं, या फिर रिकमेंडेशन किस में है। ये सभी जो डिसीज़ है ये ग्रंथों में वर्णित है, या फिर ग्रंथकार जो है उन्होंने ये इंडिकेट किया गया है कि इस व्याधि में आप वमन करवा सकते हैं। इसमें मेनली रहते हैं कफज विकार, जो कफ के विभिन्न विकार बताए गए हैं 40 प्रकार के, वात, पित्त और कफ। तो वात के 80 विकार बताए गए हैं, पित्त के 40 और कफ के 20 विकार। तो इस तरह से 20 विकार में भी आप इसको वमन करवा सकते हैं। बाद में फिर रहता है अम्ल पित्त, जिसको हम कहेंगे हाइपर एसिडिटी, उसमें भी अम्ल वमन जो है वो रेकमेंड है। बाद में अगर जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, या फिर डिसलिपिडीमिया जिसे कहेंगे हम, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, एलडीएल और एचडीएल का
बैलेंस नहीं रहना, तो इस तरह की कंडीशन में भी वमन करवाते हैं। अभी जो पैटर्न चल रहा है कि बहुत सारे जो कार्डियक डिसीज़ है उसका मेन रीज़न डिस्लिपिडेमिया पाया जाता है। आपकी जो दिनचर्या है या आप जिस तरह से ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आपका एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होना या बिल्कुल ही नहीं होना, इस कारण से डिस्लिपिडेमिया होने के कारण भी ज़्यादा जो ब्लॉकेज है वो पाए जाते हैं, या फिर हृदय के धमनियों में जो ब्लॉक होना, जिसे हम परसेंटेज में कुछ कहते हैं कि 80% ब्लॉकेज आया, 70% ब्लॉकेज आया है, 90% ब्लॉकेज आया है। जो कोरोनरी वेन में जो ब्लॉकेज आया है, तो ये पहले एकदम से नहीं आता है, ये आपका कहीं ना कहीं तो भी कोलेस्ट्रॉल का या फिर लिपिड का प्रॉपर जो पचन है वो नहीं हो पाता है, उस कारण से ये ब्लॉकेज होता है। तो इसमें भी हम डिस्लिपिडेमिया में इसको रिकमेंड करते हैं। और फिर जो त्वचा विकार है, अलग अलग प्रकार के विकार है त्वचा विकार, सोरियासिस होना या फिर खुजली होना या फिर कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, इस तरह की कंडीशन में, या फिर वाइटिलिगो जिसको लिकोडर्मा कहते हैं, जिसमें मेलानिन जो है वो प्रॉपर नहीं बनता है, कम बनता है मेलानिन, हाइपोमेलानिन उसमें रहता है मेलानिन की मात्रा, तो वो जो है लिकोडर्मा की कंडीशन में उसमें भी ये वमन जो है वो रेकमेंड है, तो इसको भी करवाते हैं। आपको अगर पाइल्स की तकलीफ़ है या फिर फिस्टुला की तकलीफ़ है या फिर भूख आपको कम लग रही है, उसमें भी वमन करवाते हैं। गले में जो गांठ रहती है जिसको हम थायराइड कहेंगे, उस कंडीशन में भी करवाते हैं। जिनको बार बार मुंह का आना कहते हैं या फिर स्टोमेटाइटिस जिसे कहते हैं, उसमें भी इसको करवाते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा है, चेस्ट जिसमें रोंकाई या फिर अलग अलग तरह के वॉइस विजिंग साउंड आते हैं, विस्लिंग साउंड आते हैं, सीटी मारने जैसे साउंड आते हैं, तो ये जो स्थिति है जो जिसमें बारिश की स्थिति बनी रहती है, उसमें फिर ये ज़्यादा इनको दमे का जो है वो तकलीफ़ होती रहती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, एकदम चोक हुई जैसा लगता है, चेस्ट में कंजेशन लगता है, तो वो जो स्थिति है ब्रोंकियल अस्थमा की स्थिति, उसमें भी करवाते हैं। इसको बल के हिसाब से ट्यूबरकुलोसिस में इसको करवाते, और फिर कुछ शरीर के ऊपर सूजन है, आपकी सूजन ज़्यादा आ रही है जिसको एनासरा कहते हैं कि टोटल बॉडी में स्वेलिंग आना, तो वो भी करवाते। पेट की कोई तकलीफ़ है उसमें भी वमन करवाते हैं। और डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 में भी वमन करवाते हैं। और फिर किसी को अगर रक्त का कुछ कम है, जिसको हीमोग्लोबिन कम है, तो उसकी कंडीशन में भी इसको वमन को रिकमेंड किया गया है। तो ये एनीमिया की कंडीशन में, तो इस तरह बहुत सारे डिसीजेस है जिसमें ये वमन रिकमेंड किया गया है। तो आपको आपके नज़दीक के जो भी फिजिशियन है उनके पास जाके इसको आप कर सकते हैं। सिर्फ मेरा यही कहने का एक आपसे गुजारिश रहेगी कि आपको ये वमन थेरेपी जो है आपके नज़दीक के जो फिजिशियन है, आयुर्वेद फिजिशियन है, जो पंचकर्मा की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी तरफ जाके ही करवाना है। किसी अलग व्यक्ति के पास से नहीं करवाना है। जो प्रॉपर डिग्री होल्डर है, जो इनके ज्ञान रखते हैं इस विषय का, उनके पास से ही आपको ये वमन करवाना है। और वमन के बाद में विरेचन अवश्य करवाना है, क्योंकि ऊर्ध्वक आमाशय और अधोग आमाशय, ये दो तरह के आमाशय का वर्णन आयुर्वेद में वर्णित है। आमाशय तो वमन में जो बचा हुआ जो पित्त रहता है, कफ रहता है, तो वो विरेचन के द्वारा आपका निराकरण करते हैं। तो इसीलिए वमन के बाद में विरेचन अवश्य करवाना है। एक मैं आपको और एक इसमें बात बताऊंगा कि वमन के बाद में धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान मीन्स स्मोकिंग नहीं है, स्मोकिंग अलग चीज़ है, धूम्रपान अलग चीज़ है। जो मैं कहूँगा वो मेडिकेटेड कुछ प्लांट रहते हैं, वसा जैसा है या फिर जिसे हम अजवाइन कहेंगे उस तरह से है, और भी तरह अलग अलग तरह के इसमें प्लांट रहते हैं, गुग्गुल जैसा है। तो इसका पेस्ट बना के वो फिर जलाते हैं और उसको आप उसको लेते हैं अंदर और उसको छोड़ते हैं। उस तरह से ये धूम्रपान विधि रहती है। तो ये वमन के बाद में करवाना अच्छा रहता है, तुरंत बाद में, वमन के तुरंत बाद में करवाते हैं, ताकि जो गले में अटका हुआ कफ है वो भी बाहर निकल के आए। जो
पोस्टीरियर साइड में, नोज़ के पोस्टीरियर साइड में जो कफ रहता है वो चिपका हुआ सा, वो भी बाहर निकलता है, तो वो भी आपको उसी दिन करवाना है। तो इस तरह से ये पूरा वमन का डिस्क्रिप्शन है। आपको प्रॉपर वे से इसको करवाना है। शुरुआत से मैंने आपको बताया उसी को फॉलो करवाते ये वमन थेरेपी करवानी है। तो ये टोटली शास्त्रोक्त विधि है वमन की, इसमें जो ग्रंथ में वर्णित है वही है। इसीलिए आपको इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैंने अभी जो डिसीज़ का वर्णन किया गया है उस डिसीज़ में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद में वमन के बाद में फिर जो शमन चिकित्सा है वो चलेगी। ये तो हो गया शोधन चिकित्सा, उसके बाद में आती है शमन चिकित्सा। वो शमन चिकित्सा आपको कंटिन्यू में चलाएगी। जैसा कि ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट है तो वमन करवाने के बाद में फिर आपको जो भी फिजिशियन आपको दवाइयाँ रेकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपको लेते रहनी है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो दवाई है वो असरदार साबित होती है। इसीलिए आपको पंचकर्म के बाद में दवाई लेने का मैं कभी भी रेकमेंड करूँगा कि इससे जो एब्जॉर्प्शन है दवाई का वो भी अच्छा होता है, और जो दोष जो है शरीर में, जो लीन दोष है वो बाहर निकलते हैं। जैसा कि एक सादा सिंपल मैं अगर उदाहरण कहूँगा तो O2 का जो है लंग्स के कारण, लंग्स में अगर कफ है या कोई एनोमली इसमें है या कोई डिसीज़ बना हुआ है लंग्स में, तो वो कफ निकलने के बाद में, जो स्पूटम है वो निकलने के बाद में आपको पेस ज़्यादा मिलती है। जो ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, इससे स्पेस ज़्यादा मिलती है। तो कहीं ना कहीं तो भी ये क्लीननेस का विषय है, टोटली क्लीन होना, दोषों का निरहरण करना, दोषों को बाहर निकाल के फेंकना। तो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, ये शोधन थेरेपी वही है कि दोषों को, जो दूषित दोष है, विकृत दोष है, उसको बाहर निकालने के लिए ये पंचकर्म करवाते हैं। इसीलिए वमन जो है कहीं ना कहीं तो भी आपके लंग्स को प्यूरीफाई करने की इसमें काम आता है, स्टमक को प्यूरीफाई करने की इसमें काम आता है। ये कहीं ना कहीं आपके जो चिपका हुआ मल है, पित्त है, उसको बाहर फेंकने के लिए इसको हम कह सकते हैं कि ये अगर मॉडर्न व्यू से अगर इसको देखा जाए तो O2 का भी आपको ज़्यादा आप O2 ले पाएंगे जितना मात्रा में आपको शरीर को चाहिए, इसलिए थकावट नहीं रहेगी आपकी, आपको पेस ज़्यादा मिलेगा आपके लंग्स के में कि कब आपका निरन हो जाता है तो, और प्यूरीफाई रहेगा आपका जो भी लंग्स रहेगा वो प्यूरीफाई रहेगा। इसीलिए ब्रोंकियल अस्थमा का जो पेशेंट है उसको साल में एक बार वासंतिक वमन करके एक टर्म आती है, वसंत ऋतु में वमन करवाना, इसलिए वासंतिक वमन। तो इस तरह की आप अगर इसको ईयरली करवाते हैं तो आपको जो आपकी बीमारी है वो पूरी तरह से दब जाएगी, आपको बीमारी का ये ऊपर नहीं आएगा, जिसको अटैक कहेंगे, ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक आना, इस तरह से नहीं होगा। जो अम्लपित्त की गोलियां लेते हैं, रोज़ाना हाइपर एसिडिटी की गोलियां खाते हैं, वो गोलियां आपकी छूट जाएगी। तो इस तरह अनेकों डिसीज़ में वमन का वर्णन है, और वमन करवाने में ये कारगर साबित होता है। तो आप इसको अच्छी तरह से जो ग्रंथों में वर्णित है वमन थेरेपी उसको करवाना है, और आप इससे अलग अलग डिसीज़ में इसको मिजाज पा सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्त लोगों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।